इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन की नई लिस्ट को जारी कर दिया गया है। आपको जानकारी देते चले कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट में 19 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम अब लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है, जहां 8 महामंत्री भी हैं, तो वहीं सुरेश राणा को भी इसमें बीजेपी का उपाध्यक्ष चुना गया है। जानकारी देते चले कि राजनाथ सिंह के बेटे नीरज को बनाया गया है उपाध्यक्ष, तो वहीं पूजा पाल भी उत्तर प्रदेश के बीजेपी की उपाध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है और जहां प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से पदाधिकारियों की सूची को जारी करते हुए इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां 19 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और जिसमें सुरेश राणा का नाम प्रमुखता के साथ सबसे आगे है। आपको जानकारी यह भी देते चले कि राम प्रताप सिंह चौहान, वहीं गीता शाक्य है, तो वहीं अभिजात मिश्रा को भी महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसके अलावा संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी भी महामंत्री बनाए गए हैं। संगठन के कई नए चेहरों को मंत्री पद को सौंपा गया है, जहां 6 क्षेत्रों में नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम बनकर अब तैयार हो गई है, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम की इस लिस्ट को जारी कर दिया गया है, जिसमें 8 महामंत्री शामिल हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में संगठन को नई मजबूती देने के लिए, नए प्रशिक्षण के लिए और नई दिशा देने के लिए ये टीम पूरे तरीके से अब पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए काम करना शुरू कर देगी। और इसी के बीच आपको यह भी जानकारी देते चले कि संगठन विस्तार को लेकर और संगठन में जिस तरीके से इन पदों को सौंपा गया है, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया और जिसके बाद आज इस लिस्ट को जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजहर खान संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अजहर, देखिए, जिस तरीके से लिस्ट को जारी कर दिया गया है, अब एक नई मजबूती पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलेगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम का ऐलान किया है और जातिगत समीकरण साधते हुए लगभग 64 नामों का ऐलान जो है वो उस लिस्ट में शामिल है। और इसी के साथ ही देखिए लगभग 19 उपाध्यक्ष हैं, 19 संगठन मंत्री हैं और 8 महामंत्री शामिल हैं इस लिस्ट में, और लगभग 6 युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और इसके अलावा और भी तमाम पद जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, जिस तरीके से जातिगत समीकरण साधते हुए इस लिस्ट में तमाम पदाधिकारियों के नामों के ऐलान जो है वो किए गए हैं। देखिए, जो ओबीसी पदाधिकारी हैं इनकी लगभग पहले 16 थे, अब ये बढ़ाकर 25 कर दिए गए हैं। और वहीं देखिए जो ब्राह्मण पदाधिकारी थे वो पहले 8 थे, अब उनको घटाकर 6 कर दिया गया है और ठाकुरों को लगभग 8 से घटाकर 7 कर दिया गया है। ओबीसी लगभग 16 थे, उनको बढ़ाकर 25 कर दिया गया। और ख़ास बात यह है, देखिए, बीजेपी की उत्तर प्रदेश की टीम में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी है, लगभग 13 महिलाओं को जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है और इसमें देखिए मुख्य नाम है जो 19 उपाध्यक्ष हैं, उसमें देखिए जो मुख्य नाम है पूजा पाल है, समाजवादी पार्टी की बागी विधायक है। इनका नाम जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो उनको ये भी नाम उनका चल रहा था उस वक्त कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल उनको संगठन में जगह दी गई है, संगठन उपाध्यक्ष बनाया गया। और इसके साथ ही देखिए नीरज सिंह है जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनको मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इस तरीके से तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं। प्रतापगढ़ से आने वाले रोहित मिश्रा हैं, उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे तमाम नाम जो है वो शामिल है, क्योंकि जिस तरीके से 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये सूची जारी की गई है और ओबीसी वर्ग की जो भागीदारी है वो बड़ी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पंकज चौधरी जो है वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मपाल सिंह हैं, संगठन महामंत्री हैं, और
और इनकी जो ये टीम है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से पीडीए नीति में सभा आगे बढ़ रही है उसकी काट लेकर जिस तरीके से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन का विस्तार है वो किया गया है और पूरी तरीके से तमाम पदाधिकारियों को चुना गया है। पीडीए की काट भारतीय जनता पार्टी ने निकाल ली है। देखिए जिस तरीके से लिस्ट में जो नाम है उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं, वो बनाए गए हैं, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला कितना अहम साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से विधानसभा चुनाव है और ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में साफ तौर से ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ऐसे में जिस तरीके से संगठन का विस्तार हुआ है और पदों की जिस तरीके से ऐलान हुए हैं, तो ऐसे में 19 उपाध्यक्ष हैं, 19 संगठन मंत्री हैं और 8 महामंत्री शामिल हैं। इसमें पूरी तरीके से जातिगत समीकरण साधते हुए सभी वर्गों को मौका दिया गया है और ख़ास तौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। 13 महिला जो है वो संगठन में शामिल की गई हैं और उन्हें पद दिए गए हैं। तो इस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई, जिसको लेकर जो ये लिस्ट जारी की गई है, देखिए पूजा पाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उपाध्यक्ष संगठन का बनाया गया है। नीरज सिंह जो है उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनको मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। तमाम ऐसे नाम है। देखिए राघव सिंह नागर है, उनको क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा देखिए मोर्चा अध्यक्षों की अगर बात की जाए तो पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रकाश पाल, उन्हें बनाया गया है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को बनाया गया है। अनुसूचित मोर्चा अशोक रावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और महिला मोर्चा की अगर बात की जाए तो देखिए श्रीमती सरोज कश्यप, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अनुसूचित जनजाति मोर्चा विद्याभूषण गौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो जिस तरीके से इन तमाम पदाधिकारियों के नामों के ऐलान हुए, पूरी तरीके से जातिगत समीकरण साधते हुए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने तमाम नामों के बारे में बताया और देखिए आपने यह भी जानकारी दी कि नए लोगों को भी इस बार इस संगठन विस्तार में जोड़ा गया है, तो वो कितने नाम हैं जो कि नए नाम इस लिस्ट में इस समय जुड़े हैं? बिल्कुल, देखिए कई नए नामों को भी शामिल किया गया है और कई पुराने नाम भी हैं जिनको और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम ऐसे नाम हैं, चाहे वो मोर्चा अध्यक्षों में जुड़े हुए तमाम लोग हों और या वो महामंत्री पद में जुड़े हुए तमाम लोग हों, तो तमाम ऐसे नए चेहरे भी हैं जिनको शामिल किया गया है। युवाओं को मौका दिया गया है। देखिए नीरज सिंह हैं, लखनऊ में काफ़ी सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं। देखिए युवा नेता है, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूजा पाल है, समाजवादी पार्टी की बागी विधायक है, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसके साथ ही देखिए रोहित मिश्रा है जो कि प्रतापगढ़ से आते हैं, इनको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए जिस तरीके से इस लिस्ट को जारी किया गया है, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। 2027 का चुनाव है और ख़ास तौर पर इसको मद्देनज़र ये लिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट को लेकर ये लिस्ट बनाई गई है। तमाम ऐसे पदाधिकारियों को जोड़ा गया है। अब ये तमाम लोग संगठन को, पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे और तभी वर्गों को शामिल किया गया है। अब ये तमाम लोग जो है वो अपने अपने वर्ग में जाकर और भारतीय जनता पार्टी की नीति को, सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक बताएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की और तमाम लोगों को कर सके और वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का वो बढ़ाने का काम करे। फिलहाल सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को जारी किया गया है। जी ठीक है अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लिस्ट जारी कर दी गई है, नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, तो वहीं कई ऐसे नाम हैं जिनको अपग्रेड करते हुए उन्हें और भी नई जिम्मेदारियों को सौंपा गया है। तो संगठन की नई लिस्ट आने के बाद संगठन ने कुछ पुराने कार्यकर्ताओं पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें संगठन में शामिल किया है और इसी कड़ी में राम प्रताप सिंह को भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि राम प्रताप सिंह ने कहा है कि 2027 का चुनाव नजदीक है और इसको फिर से जीत करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए संगठन में जगह दी है। नए इंतजार के बाद एक लिस्ट आ चुकी है। हमारे साथ बात करने के राम प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। चूंकि एक बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, इनको बीजेपी प्रदेश महामंत्री बनाए। सर, संगठन ने आप पे फिर से एक बार भरोसा जताया है, क्या कहें? जिला महामंत्री भाई साहब विधि का आप बनाए हैं, संगठन ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग को जो भी काम मिलता है पार्टी की ओर से
उसको हम लोग अब से नहीं बहुत समय से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से हमारी शुरुआत हुई है। तो हम लोग संगठन ने फिर से भरोसा जताया, उसको भी पूर्ण करने का काम करेंगे। और जो संगठन हमको आदेश करता है अध्यक्ष जी, संगठन जी, हम उसको अक्षर से पूर्ण करने का काम करते हैं और आगे भी करेंगे। 2027 हमारा लक्ष्य है, उसको हम लोग ये टीम सबके मिलजुल के, और केवल यही टीम नहीं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता सब मिलके हमारा जो लक्ष्य है 17 में 27 को दोहराना और उससे भी आगे जाना। 27 का चुनाव है, ऐसे में पीडीए की बात की जाए तो अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए मजबूत है और बीजेपी का, उनका पीडीए फर्जी है। असली अगर पीडीए देखना है तो ये है, अगड़ा पिछड़ा दलित तीनों हमारे यहाँ हैं और बड़ी संख्या में बहनों की हिस्सेदारी है। तो आप अगर देखें ना, ये गुलदस्ता है, आप देखिए समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया है और मैं इसके लिए धन्यवाद है प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने इसको पूर्ण करने का काम किया है। क्योंकि बीजेपी की नई लिस्ट आ चुकी है, ऐसे में तमाम सारे पदाधिकारियों को फिर से भरोसा जता करके संगठन में शामिल किया गया है। देखना ये होगा कि 2027 का चुनाव जो आने वाला है वो किस तरह से बीजेपी जीतेगी, यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या अखिलेश यादव की पीडीए भारी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिसाद बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगंज के अग्निकांड के बाद अब लखनऊ के विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने और साथ ही साथ अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन पर कड़ी चेतावनी को दिया है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर के कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर जांच की गई और इसी क्रम में मोशन, ग्रेविटी, तो वहीं एलन समेत कई बड़े कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जिन संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में लगभग 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अब इस पूरे मामले के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की नींद जागी है। लगातार फायर सेफ्टी मानक जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं और कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी हजरतगंज इलाके में है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये एलन कोचिंग है और यहाँ पर नीट, आईआईटी, जेईई की तैयारी जो है वो कराई जाती है। तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां जो है वो यहाँ पर कराई जाती है। कल यहाँ पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और इसी के साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची और अग्निशमन विभाग के द्वारा फायर सेफ्टी मानक जो हैं वो चेक किए गए और विकास प्राधिकरण के द्वारा जो मानचित्र है वो मांगा गया। लेकिन फिलहाल एलन की तरफ से जो मानचित्र है, जो नक्शा है वो नहीं दिखा सके और इसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है और एलडीए के द्वारा इसको सील कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने मोटी रकम फीस के नाम पर जमा की थी, अब उनका क्या होगा? उन अभिभावकों का क्या होगा जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पर लाखों रुपए की फीस जो है वो जमा की थी। फिलहाल कोचिंग सील कर दी गई है, बच्चे अब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तमाम बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया था, सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे और सालों से इस कोचिंग का संचालन हो रहा था। मानकों के विपरीत इस कोचिंग का संचालन हो रहा था। बच्चों की जान से साफ तौर से खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा था। यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था नहीं है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं और मानचित्र भी पास नहीं है, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा इस एलन कोचिंग को सील करने का काम किया गया है। अब बड़ी बात यह है कि तमाम जो अभिभावक हैं जिन्होंने सालों की फीस जमा कर दी है, इस कोचिंग में लाखों रुपए की फीस जमा कर दी है, अब उन अभिभावकों का क्या होगा? क्या एलन कोचिंग उनकी फीस वापस लौटाएगा? और जिन बच्चों का एडमिशन हो गया था वो किस तरीके से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो करेंगे? फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश भर में विशेष टीम गठित की गई है। अग्निशमन विभाग के द्वारा, विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार फायर सेफ्टी नॉर्म्स चेक किए जा रहे हैं और कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ ही विकास प्राधिकरण के द्वारा मानचित्र जो है वो बिल्डिंगों का चेक किया जा रहा है कि मानकों के साथ ही मानचित्र जो है वो पास है या नहीं पास है, या फिर कई जगह ऐसे जैसे अलीगंज में मामला सामने आया जहां पर रेसिडेंशियल जो मानचित्र है वो पास था और वहां पर जो व्यावसायिक बिल्डिंग है वो चल रही थी और जिसके बाद ये बड़ी घटना हुई। 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स की जांच की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर संभल जिले से है, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में जहां हलचल मच गई है, तो वहीं थाना नखासा क्षेत्र के करेसवा गांव में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर को चलाया, और जहां भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि प्रशासन के अनुसार यह निर्माण कब्रिस्तान की जमीन पर किया गया था, और जिसे कि अवैध मानते हुए यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यूपी में फिर गरजा पीला पंजा। बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाई अवैध मस्जिद। योगी का संदेश दमदार, अवैध पर सीधा प्रहार। गरजता बुलडोजर और मलबे का ढेर। ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां एक बार फिर बाबा के बुलडोजर ने संभल के थाना नसाका क्षेत्र के ग्राम कसेरवा में कब्रिस्तान की भूमि पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस मस्जिद का निर्माण कब्रिस्तान के नाम दर्ज 120 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर किया गया था। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 3 बुलडोजर, एक हाइड्रा और एक पोपलेन मशीन लगाई गई। पूरी रात ध्वस्तीकरण चलता रहा और सुबह होते मस्जिद का बचा हुआ हिस्सा भी गिरा दिया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मस्जिद को पूरी तरह गिराने के साथ साथ मलबा हटाने का काम भी किया गया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस अवैध मस्जिद ने मलबे तक का सफर कैसे तय किया। बुलडोजर कार्रवाई की टाइमलाइन। 21 अप्रैल 2026 तहसीलदार न्यायालय ने मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली आदेश पारित किया। 6 जून 2026 पहली बार बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। 7 जून 2026 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का दूसरा चरण। 8 जून 2026 कार्रवाई जारी, बड़ा हिस्सा गिराया गया। 24 और 25 जून 2026 की रात अंतिम चरण की कार्रवाई, और 25 जून की सुबह होते ही मस्जिद पूरी तरह ध्वस्त हो गई। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही ये कार्रवाई की गई। हालांकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने कहा कि आदेश केवल मस्जिद को हटाने का था, लेकिन इस कार्रवाई में उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा है। क्या कहना चाहूँ, ये तो सब एक तरफा हो रहा है, सब बगैर पते के, बगैर सूचना के सब काम हो रहा है। और क्या मैं दिखा के नुकसान कर रहा है। और क्या हो रहा है, किस तरीके का नुकसान हुआ है? नुकसान किस तरीके का, लैट्रिन बाथरूम है, गेट है, और क्या मैं रहने का घर का बरामदा है, और क्या मैं ढोरों के बांधने का वो है टीन है, वो सब तोड़ कर कुचला कर दी। कहने क्या चाहेंगे, पहले मस्जिद टूटी तो क्या नाम है, इतना नुकसान करा घर में। अब लैट्रिन बाथरूम ही हमारे घर में सब दीवार गिराई है, तो लैट्रिन बाथरूम हमारे सारे तोड़ के चले गए। समरसेबिल है, वो सब समरसेबिल उखेड़ के ले गए पूरा भर के, उसमें जेसीबी से बाहर की दीवाली वो सब तोड़ के चले गए हमारी। और हमने कही कि हमारा गेट वेट सब तोड़ दिया यहाँ का बाहर का, कि हमारा गेट वेट क्यों तोड़ा, हमारे निकलने बनने को जगह छोड़ो यहाँ को। तो क्या हो रहा है, ये भी सरकारी जगह है, अगर ज्यादा करोगे तो सारा घर भी गिरा देंगे तुम्हारे। किसने बोला? वो अधिकारी बोल रहे हैं यहाँ के जितने खड़े हैं यहाँ पे, सब धौंस में ले रहे हैं, बोले सब सरकारी जगह में रह रहे हो, हमारे घरों को भी सरकारी जगह बता रहे हो कि तुम्हारा घर भी सरकारी जगह है। ये तोड़ने तो मस्जिद की ऑर्डर आया उन्होंने, घरों को आया कि घरों में इतना नुकसान करके चले गए, आसपास घरों में हमारा सब नुकसान है। संभल की ये कार्रवाई सिर्फ एक ध्वस्तीकरण नहीं, बल्कि योगी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जहां प्रदेश में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। संदेश साफ है, निर्माण मस्जिद का हो, मदरसे का या किसी भी तरह का ढांचा, अगर प्रशासन की नजर में अवैध है तो उसका मिट्टी में मिलना तय है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।